एंशियंट हिस्ट्री तमिलनाडु बोर्ड। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे फेज की और एक ऐसे चैप्टर की जिसने भारत के अंदर एक महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन लाने का प्रयास किया और पहली बार भारत के इतिहास में एक राजनीतिक एकता की स्थापना की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मौर्य साम्राज्य की। मैं के.एस. चौहान आप सबका स्वागत करता हूँ। सबसे पहले हम साम्राज्य के बारे में बात कर रहे हैं जो है मौर्य साम्राज्य, जिसका समय 322 या 321 बीसी से शुरू होता है और 185 बीसी तक जाता है। इस समय भारत के 3 महत्वपूर्ण शासक आए, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और सम्राट अशोक। इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। मौर्य साम्राज्य ये एक ऐसा साम्राज्य, ये सारा भाग जिसमें पूरा भारत समाया हुआ था, केवल कुछ भाग को छोड़कर। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, ये 4 राज्य सिर्फ दूर थे। चोल साम्राज्य, पांड्या साम्राज्य, केरल पुत्र साम्राज्य या चेरा साम्राज्य और सत्यपुत्र, ये 4 ही राज्य थे जिसे हम संगम साम्राज्य या संगम किंगडम के नाम से जानते हैं। संगम वंश, संगम राज्य, इनको अगर हम छोड़ दें तो ये पूरा भारतवर्ष भारत के इतिहास में मौर्य साम्राज्य की स्थापना से भारत के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत हुई, जिसने भारत के अंदर पहली बार राजनीतिक एकता की शुरुआत की। ये पहली बार भारत के इतिहास में हुआ, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसे वर्तमान में पटना कहते हैं, जो बिहार की राजधानी है। इस समय बच्चों हमें ये पता चला। अब ये जो साम्राज्य है, ये साम्राज्य हम बात कर रहे हैं सम्राट अशोक, जिनका समय 273 बीसी से शुरू हुआ और 232 बीसी तक इनका समय रहा, जबकि जो गद्दी पर बैठने का समय 269 बीसी से शुरू होता है और 232 बीसी तक इनका गद्दी पर बैठने का समय। तो एक तो साउथ वाले भाग कुछ बचे हुए थे, फिर नॉर्थ ईस्ट वाला भाग इनसे बचा हुआ था। मौर्य साम्राज्य को कैसे समझेंगे? इसके 2 सोर्स हैं। एक सोर्स है साहित्यिक स्रोत, जिसमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र आएगा, और वहीं दूसरी ओर पुरालेख, जैसे अशोक के पिलर, जिसके 4 पार्ट होते हैं। ये सभी हमारी जानकारी के स्रोत हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, इसके बारे में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र को हम क्या क्या कहते हैं? कौटिल्य, और दूसरा है अर्थशास्त्र। इस बारे में अगर हम बात करें कि कौटिल्य कौन है, मुझे इसे विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं, बचपन का नाम। इनको चाणक्य कहते हैं, नीति बनाने के कारण। इनको भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। और अगर हम अर्थशास्त्र की बात करें, अर्थशास्त्र को भारत का प्रिंस कहा जाता है। ये प्रिंस क्या है? एक किताब है। अब बात आती है कि अर्थशास्त्र की खोज किसने की। इसकी खोज करने वाले 1904 में, जिनका नाम है आर श्याम शास्त्री, इन्होंने पहली बार अर्थशास्त्र की खोज की और पाया कि ये जो अर्थशास्त्र है, इसके 3 भाग हैं। भाग नंबर 1 ये बताता है राजा के बारे में, उसकी परिषद के बारे में और सरकारी विभागों के बारे में। भाग 2 की बात करें तो ये बताता है उस समय दीवानी और फौजदारी कानून कैसे थे। और भाग 3 क्या बताता है? ये बताता है जो राजनीतिक एवं कूटनीतिक ये संबंध कैसे बनाने चाहिए। अब दूसरी किताब आती है, जिसका नाम है विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस, इस किताब को लिखने वाले लेखक हैं विशाख दत्त।
इस किताब में बेसिकली सामाजिक और राजनीतिक चित्रण मिलता है। चित्रण मौर्य साम्राज्य के बारे में पता चलता है, जबकि हमें पता है कि इस किताब की रचना गुप्त काल में हुई थी, लेकिन ये किताब मौर्य काल के बारे में जानकारी देती है। नेक्स्ट किताब आती है इंडिका, जो एक ग्रीक भाषा की किताब है और जिसके लेखक हैं ऑथर्ड बाय मेगास्थनीज, जो एक ग्रीक यूनानी दूत है, यूनान से आए और भारत के चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए, पाटलिपुत्र में आए। अब सवाल ये आता है कि इस किताब में है क्या। बेसिकली इसमें सैन्य प्रशासन, इसके अंदर सामाजिक जीवन और स्पेशली कहाँ का, तो ये पाटलिपुत्र का, ये सभी बताया गया है। इसके साथ साथ मौर्य शासन किस तरह से चलता है, नगर प्रशासन कैसे होता है, इस सभी की जानकारी हमें यहाँ से मिलती है। वहीं अगर हम बात करते हैं अन्य पुस्तक है, तो बच्चों अन्य के अंदर आते हैं पुराण, बुद्ध की किताबें, बौद्ध ग्रंथ या बौद्ध साहित्य, जैसे जातक कथाएं, जिसमें महात्मा बुद्ध के प्रारंभिक जीवन, अर्ली लाइफ के बारे में कहानियां मिलती हैं। और श्रीलंका में लिखी किताबें जिसमें दो, जैसे दीपवंश और जिसमें महावंश, ये किताबें आती हैं। अब इन किताबों से ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं श्रीलंका के अंदर जो अशोक हैं, इस अशोक पाटलिपुत्र से और श्रीलंका के लिए दो दूत भेजते हैं और वो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजते हैं। पहला अपने पुत्र को महेंद्र और दूसरा अपनी पुत्री संघमित्रा को। और ऐसा कहा जाता है कि संघमित्रा ने श्रीलंका में जाकर एक पेड़ को लगाया और उसे बोधि वृक्ष का नाम दिया। अब बात आती है दूसरे पुरालेखों के बारे में कि पुरालेखों के बारे में हमें क्या पता चलता है, जिसे हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस कहते हैं। तो इस पुरालेखों में अशोक ने अलग अलग जगह पर कुछ पिलर्स बनवाए और कुछ रॉक एडिक्ट बनवाए, मतलब शिलालेख। ये अलग अलग शिलालेख इन्होंने बनवाए। इनमें एक आता है अभिलेख। इस अभिलेख का मतलब है कि एक शिला है और इस शिला के ऊपर इन्होंने 14 लाइनें लिखवाई। इसी को कहते हैं मुख्य या दीर्घ अभिलेख। कितने हैं? ये 14 लाइनें हैं, जिसको हम दीर्घ अभिलेख कहते हैं। और कुछ लघु अभिलेख भी हैं, छोटी लाइनें। तो छोटी छोटी लाइनें होने के कारण उसको कहते हैं लघु अभिलेख। और दूसरी बात आती है अशोक ने बनवाए पिलर। इसे हम एकास्म शाफ्ट कहते हैं। ये एकास्म पत्थर के बने, जिसे शाफ्ट कहा जाता है। इसको उल्टा कमल या इसको घंटा कहते हैं। इस भाग को अबैकस कहते हैं। और यहां सबसे ऊपर एक पशु हो तथा एनिमल, चाहे शेर हो, चाहे बैल हो और चाहे हाथी हो, इन सभी को अलग अलग स्थानों पर बनाए। और जो ये ऊपर के 3 होते थे बच्चों, इसको कैपिटल कहते थे। इसमें कुछ एग्जाम्पल है पिलर के, जैसे ये सारनाथ उत्तर प्रदेश, जहाँ से हमारा राष्ट्रीय प्रतीक लिया गया। यहाँ रामपुरवा जैसे दिल्ली। और इसी तरह से रॉक एडिक्ट में कलिंग में धौली उड़ीसा, जोगढ़ उड़ीसा, जैसे येरागुडी आंध्र प्रदेश, जैसे कालसी उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एटसेट्रा। और यहीं पर मस्की कर्नाटक एटसेट्रा, इनसे हमें जानकारी मिलती है। और एक बात कैसी कि बच्चों कि ये जो आपको अभिलेख मिलते हैं, इन अभिलेखों को पढ़ने का सबसे पहला प्रयास 1837 में एक अंग्रेज जिसका नाम है जेम्स प्रिंसेप, इस व्यक्ति ने पहली बार
इन अभिलेखों की भाषा क्या थी? तो अशोक ने जितने भी अभिलेख और जितने भी पिलर लिखवाए, इनकी बच्चों 4 भाषाएं। ये आपका जो पाकिस्तान है, इस एरिया में खरोष्ठी में जो राइट से लेफ्ट की ओर लिखा जाता था, अफगानिस्तान वाले एरिया में ग्रीक और आरमाइक, इस अफगानिस्तान वाले एरिया में ये 2 भाषाएं कराई। तो खरोष्ठी हुई, ग्रीक हुई और आरमाइक। लेकिन इसको अगर हम छोड़ दें और अगर पूरे भारत की बात करें, तो इस पूरे भारत में बच्चों ध्यान रखना है, ये ब्रह्मी में, लिपि में, ग्रीक लिपि में, आरमाइक में, जबकि इनकी भाषा प्राकृत होती थी, इनमें इसको लिखवाया गया। अब सवाल ये आता है, जैसे हम इस उत्तर पश्चिम भारत की बात करें, इसमें 14 अभिलेख मिले जिनको जेम्स प्रिंसिप ने पढ़ने का प्रयास किया। यहाँ उड़ीसा के अंदर 2 अभिलेख मिले, उड़ीसा में, जिसका नाम है धोली और जोगड़ा। अब सवाल ये आता है कि जो ये अभिलेख लिखे जा रहे हैं, इन अभिलेखों में इनका विषय क्या हो? तो अगर हम इन अभिलेखों का विषय देखें कि विषय क्या है, तो विषय बच्चों ध्यान रखेंगे कि वो है धम्म, धम्म, अशोक का धम्म। और अगर दूसरा करें तो यहाँ देखेंगे अशोक द्वारा अधिकारियों को दिया जाने वाला निर्देश, अशोक के निर्देश अपने अधिकारियों। धम्म क्या है? ये कोई धर्म नहीं है, बल्कि ये एक जीवन जीने का एक तरीका है। ये आचार विचार है, जीवन के आचार संहिता है, ये नैतिक विचारधारा है। मतलब एक तरह से ये कोड ऑफ कंडक्ट है, मोरल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसको जैसे एग्जाम्पल के तौर से बड़ों का सम्मान करना, पशु पक्षियों पर दया करना, अहिंसा का पालन करना, ये सभी बातें हमें धम्म के बारे में पता चलती है। 13वां अभिलेख जो अशोक का 13वां अभिलेख है, जो सबसे लंबा अभिलेख है, जो अशोक का कलिंग के अंदर है, ये कलिंग युद्ध की चर्चा करता है। कलिंग युद्ध जो 261 BC में अशोक ने किया, ये धम्मा के बारे में बताता है, ये अशोक के हृदय परिवर्तन को बताता है कि इतने बड़े नरसंहार को देखकर अशोक का मन बदल गया, अशोक बुद्धिस्ट बन गए। और पड़ोसी राज्यों एवं देशों के बारे में पता इससे चलता है। इसी तरह से अशोक के 7वें अभिलेख में धम्म को बढ़ाने का प्रयास अशोक ने जो किया, प्रयास अशोक के द्वारा जो किया गया, उसकी चर्चा इसमें की गई। तो हम कुछ भी कहें, लेकिन जो अभिलेख हैं, जो स्तंभ हैं, ये मौर्य साम्राज्य के एक महत्वपूर्ण स्रोत है। मौर्य साम्राज्य को जानने के लिए ये महत्वपूर्ण स्रोत है। और यही हमने आज बच्चों क्या सीखा? हमने ये सीखा कि किस तरह से अशोक ने भारत के इतिहास में एक राजनीतिक एकता स्थापित करने में एक सबसे पहले पहल की, और एक भारतवर्ष के कॉन्सेप्ट को अशोक सम्राट ने दिया। और हर फील्ड में अशोक का किस तरह से योगदान रहा, इसके जानकारी के स्रोत क्या हैं, ये सभी आज हमने इस लेक्चर से सीखा। आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताना। थैंक यू। जय हिंद।